सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज 13 फरवरी है। आज के करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे होती है, तो प्लीज बनी रहिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी? टोपी पर लगाकर मोनाल पक्षी की कलगी, ये आप देख सकते हैं। ये फोटो में मैंने एक पक्षी है जिसका नाम मोनाल है। इसकी जो कलगी होती है उसको टोपी पर लगाकर लोग उसको पहना करते थे। इसको देखते हुए किस राज्य सरकार के वन विभाग ने मोनाल पक्षी मतलब इस पक्षी की जो कलगी है इसको टोपी पर लगाकर पहनने पर पूरी तरह से रोक लगा दी? Which state forest department has prohibited wearing the crest of the monal bird by putting it on the cap? ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया यहाँ पे, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर से रोक लगा दी? चलिए इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने के वन विभाग ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया कि मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनना अब अपराध है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने आदेश में स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक और काम की चीज हमको मिल गई। वन्य जीवन या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में पारित किया गया था, जिसके अनुसार आप किसी भी वन्य प्राणी के वस्तुओं को आप नहीं यूज कर सकते। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी वन्य प्राणी को मारते हैं, शिकार करते हैं, तो उसके ऊपर एक संरक्षण अधिनियम बनाया गया है कि हमको जो जो हमारे जो जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हैं, जो खत्म होने वाले हैं, खत्म होने की कगार पे हैं, उन सभी को हमको बचा के रखना है, संरक्षित करना है। उसको देखते हुए 1972 में एक कानून बनाया गया। इसके अनुसार अब मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करने पर सजा के प्रावधान दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना पर 3 से 7 साल तक की जेल और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? इंडियन रेसलिंग फेडरेशन WFI has recently dropped which two wrestlers out of annual contract? ऑप्शन है आपके पास सुशील कुमार और साक्षी मलिक, ग्रेट खली और बबीता कुमारी, महावीर सिंह फोगाट और योगेश्वर दत्त, या फिर बजरंग पूनिया और साथ में संग्राम सिंह। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? चलिए इसका आंसर है सुशील कुमार और साक्षी मलिक। सुशील कुमार और साक्षी मलिक को जो वार्षिक अनुबंध होता है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे इंडियन रेसलिंग फेडरेशन भारतीय कुश्ती महासंघ ने बाहर कर दिया है। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक 57 किलोग्राम वर्ग, हरियाणा की सोनम मलिक 62 किलोग्राम को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि अब कुश्ती महासंघ जो है इन दो नए खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करेगा। बाकी ये जो सुशील कुमार और साक्षी मलिक थे इनको बाहर कर दिया है। सुशील और साक्षी अनुबंध के ए कैटेगरी का हिस्सा थे, जिसके तहत 2020-21 के सीजन के लिए लगभग 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता इनको मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह निम्न में से किस नेता को पार्टी का नेता या फिर बोल सकते हैं विपक्ष का नेता बनाए जाने के लिए आवेदन किया है? कांग्रेस पार्टी हैज अपॉइंट द रिप्लेस राज्यसभा गुलाम नबी आजाद टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स एज अ पार्टी लीडर। विपक्ष के लिए अपोजिशन पार्टी का
अपोजिशन पार्टी का लीडर किसको चुनने के लिए यहाँ पे आवेदन किया गया है? कांग्रेस पार्टी के किस नेता के लिए? ऑप्शन है आपके पास रोशन बैग, दिग्विजय सिंह, उदित राज या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए इसका आंसर दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए अब नया कौन सा जो पार्टी का नेता है उसको विपक्ष के लिए, विपक्ष का जो नेता होता है उसके लिए चुना गया है, ऑपोजिशन लीडर जिसको बोला जाता है, किसके लिए यहाँ पे चुना गया है उसके लिए आवेदन किया है। चलिए इसका आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। आप इनकी फोटो देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अब नए पार्टी के, अब कहने का मतलब ये कि जो विपक्ष कहलाता है उसके लिए विपक्ष का नेता चुनने के लिए आवेदन किया गया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद। चलिए अभी तक की बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? गुलाम नबी आजाद थे। ये 15 फरवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता घोषित कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं 2014 से लेकर 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। गुलाम नबी आजाद 2005 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। वे करीब 41 सालों से संसदीय राजनीति में हैं और 2014 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। परंतु अब कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि हम गुलाम नबी आजाद जी को राज्यसभा से जो मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा की जो टिकट दिया जाता है उससे हम राज्यसभा में नहीं भेजेंगे। उसकी जगह जो अभी तक गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो अब यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता बनाने के लिए आवेदन करा गया है कांग्रेस पार्टी के तरफ से। कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? Which of the following become the 31st district of the Karnataka? ऑप्शन आपका बागलकोट, विजयनगर, बेलगाम या फिर रामनगर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बनाया गया है? Which of the following become the 31st district of the Karnataka? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बता दें चलिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और इनके आंसर्स आते हैं क्वेश्चन के, तो प्लीज आंसर्स दे दे। चलिए इसका आंसर है विजयनगर। विजयनगर 31वां जिला जो है वो बनाया गया है कर्नाटका का। कर्नाटक में खान समृद्ध बेलारी को काट कर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब 31वां जिला बन गया है। इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। इस नए जिले में 6 तालुका होंगी। तालुका से मतलब तहसील ध्यान रखिएगा। तालुका से मतलब तहसील और हॉस्पेट इसका मुख्यालय भी होगा। कुडलिगी, हगीर भुमना, हल्ली, कोटर्रू, होविना, दड़गली और हरनहल्ली अन्य ये तालुक भी होंगे। मतलब जो 6 तालुका हैं वो कौन कौन सी हैं? गुड़गिली, हगीर भुमन्ना, हल्ली, कोटरक्कू, होविना, हदगली और हरनपल्ली, ये सभी जो हैं जो नए तालुका बनाए गए हैं, 6 तालुका बनाए गए हैं, इनको मिलाकर एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है विजयनगर। उसका मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? होस्पेट में रहेगा। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशि को रोकने की घोषणा की है? हाउ मेनी बिलियंस डॉलर एड अमाउंट हैज बीन announced by the US to Myanmar government? 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर या फिर 4 अरब डॉलर। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। अमेरिका ने म्यांमार की सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशि को रोक देने की घोषणा की? चलिए इसका आंसर है 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर राशि को रोक दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका म्यांमार के सैनिक शासकों के खिलाफ कई कदम उठाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने ये बताया कि तख्ता पलट कर निर्देश देने वाले नेताओं और उनके नजदीकी पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध की अनुमति देने वाली नए कार्यकारी आदेश पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने सहायता के लिए जो पैसे दिए थे 1 अरब डॉलर रुपए, वो तब दिए थे जब वहां पे स्थिर सरकार थी। परंतु अब वहां पे सरकार गिर चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है। आंग सान सू की जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया और सैनिक शासन आ चुका है।
तो इसको देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोला कि भाई ये जो पैसा हम देने वाले थे, एक स्थिर सरकार के लिए देने वाले थे, इसको हम वापस ले रहे हैं। अब जब तक कि सरकार पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती है तब तक ये पैसा हम आपको नहीं देने वाले हैं। और इसके साथ साथ तख्ता पलट करने वाले जो नेता हैं और उनके जो नजदीकी परिवार सदस्य हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं अमेरिका के जो बाइडेन। विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 अप्रैल या फिर 11 फरवरी? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व यूनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? चलिए इसका आंसर है 11 फरवरी। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक और हमको काम की चीज मिल गई है कि प्रसिद्ध यूनानी विद्वान जो थे हकीम अजमल खान, इनकी जन्मदिन की याद में, इनकी जयंती की याद में मनाया जाता है 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। पहला यूनानी दिवस जो है वो सन 2017 को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेग-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? रिसेंटली विच ऑफ द कंट्री सेड दैट इट्स स्पेसक्राफ्ट तियानवेग-1 हैज एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स? ऑप्शन है आपका चीन, रूस, पाकिस्तान या फिर नेपाल। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसका नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का तो हो नहीं सकता है, नेपाल का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नाम जो है हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है। और रूस हो सकता है और चीन हो सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में उनका अंतरिक्ष यान तियानवेग-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। चलिए इसका आंसर है चीन। एज यूजुअल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा तियानवेग-1 ये चीन का अंतरिक्ष यान है। चीन ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेग-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। चीन का अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर एक रोवर उतारने की तैयारी में है जो वहां भूजल और प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों के संबंध में विवरण जुटाएगा। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो 8 बार सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंच चुका है। चीन के लिए यह अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी मिशन भी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी हैज announced how many million dollar to invest NIIF फंड ऑफ फंड्स FOF? ऑप्शन है आपका 200 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या फिर 400 मिलियन डॉलर। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड एंड फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की? चलिए इसका आंसर है 100 मिलियन डॉलर। 100 मिलियन डॉलर जो है वो निवेश करने की यहाँ पे घोषणा की है। एनडीबी के अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक AIIB, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में निवेश किया है। फंड ऑफ फंड्स की स्थापना जो थी NIIF जो है इसकी स्थापना जो है 2018 में की गई थी। यह भारत में फोकस करने वाले संस्थागत निवेश को घरेलू निजी इक्विटी फंड मैनेजर की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। मतलब इक्विटी फंड्स में कैसे निवेश करना है इसको देखते हुए भारत के लिए फोकस करने के लिए ये एक फंड जो है वो बनाया गया था। दोस्तों ये हमने देख लिया 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी हो या कुछ संभावना आप चाहते हैं या फिर कुछ संशोधन चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए तो आप मुझे निसंकोच होकर बताइए, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ऐसे ही आप बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू।